आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, आवाज आ रही है आप लोगों को। स्क्रीन भी शेयर हो रही है? ठीक है, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों का इजीली हो गया? होमवर्क क्वेश्चन में किसी को कोई मसला तो नहीं हुआ? मुझे डिस्कस करनी है इंशाल्लाह। हम होमवर्क क्वेश्चन जो होगा समर 2022 का, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम अपना जो हमारा टास्क है वो हम मीट कर लें। आज हम करेंगे विंटर 19 का क्वेश्चन। विंटर 2019। ठीक है, आज हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। विंटर 2019 के क्वेश्चन को देखेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्योरली रिस्क को देखेंगे। अभी प्रोसीजर हमें नहीं देखने, पहले हम रिस्क में अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। रिस्क रिस्क एक दफा अच्छे से हमें बनाना आ गए तो हमें प्रोसीजर बनाने में मसला बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपको रिस्क अच्छे बनाने नहीं आएंगे तो आप एक अच्छा प्रोसीजर कभी भी नहीं बना सकते। ठीक है, तो पहले हम विंटर 19 का क्वेश्चन करेंगे, देन हम होमवर्क पे डिस्कशन करेंगे समर 2022 के बच्चों ने क्या मिस्टेक्स करी थी। कुछ बच्चों की मिसअंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा इशू था, कि कुछ बच्चों ने अदर्शन सही नहीं लिखी थी। वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विंटर 2019 का होपफुली आप लोगों ने पहले भी ये क्वेश्चन करा होगा, तो स्टार्ट करते हैं। You are the audit manager assigned to the audit of Astron Computers Limited ACL for the year ended 30 November 2019. ठीक है, following information is available. The main business of the company is the importation of servers. ठीक है भाई, इनका काम क्या है? पहली बात समझ में आ रही है? इधर कोई रिस्क मिल रहा है आप लोगों को? द मेन बिजनेस ऑफ द कंपनी इज द इंपोर्टेशन ऑफ सर्वर्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, एलसीडी स्क्रीन। सर इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो पहला रिस्क आपको क्या मिल गया सर? इंपोर्ट कर रहे हैं तो पहला रिस्क आपको मिल गया सर फॉरेन एक्सचेंज का, एफएक्स रिस्क आपको मिल गया। ठीक है ना, एफएक्स रिस्क आपको मिल गया। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद एलसीडी स्क्रीन एंड रिलेटेड एसेसरीज फॉर सेल्स टू लार्ज कस्टमर्स एंड रिटेलर्स, एसीएल वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2002 एंड ऑपरेटेड प्रॉफिटेबली अंटिल 2016। सर हमारा ईयर एंड क्या है? 30 नवंबर 2019। ठीक है, ये प्रॉफिटेबल कब तक था सर? 2016 तक था। 2016 के बाद से क्या हो रहा है सर? 2016 के बाद से 2017, 18, 19 ये लॉस मेकिंग एंटिटी है। लॉस मेकिंग एंटिटी है 2016। अच्छा, एक बच्चे ने बड़ी अच्छी बात बोली कि टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है। सर टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट का होना, सर टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट का होना नुकसान क्या हो सकता है? सर एक बच्चे ने बोला इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री। इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री। देखिए पहली चीज, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट का नुकसान क्या है? कोई बताएगा मुझे? टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट का नुकसान क्या हो सकता है? बिजनेस रिस्क क्या है टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट का? सर ऑब्सोलीट हो जाते हैं ड्यू टू रैपिड चेंजिंग इन्वायरमेंट। क्योंकि इतना तेजी से आप देखते हैं, एक मोबाइल फोन आता है फौरन आईफोन 14 आ जाता है, आईफोन 14 का थोड़ा टाइम होता है, आईफोन 15 आ जाता है, तो आईफोन 14 की डिमांड क्या होती है सर? कम हो जाती है। तो ये बात तो सर हमें समझ में आ रही है कि अगर तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट होगा, टेक्नोलॉजिकल आपकी इन्वेंट्री होगी, तो इसका मतलब यह आपकी इन्वेंट्री जल्दी ऑब्सोलीट हो सकती है। जल्दी ऑब्सोलीट हो सकती है तो मतलब सर रिस्क क्या आ जाएगा सर? ऑब्सोलेसेंस ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क आ जाएगा, और एनआरवी और कॉस्ट वाला वही रिस्क आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट से हमने दूसरा रिस्क क्या आइडेंटिफाई कर लिया सर? इन्वेंट्री ऑब्सोलेसेंस का रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई? अच्छा जी, when it turned into a loss making entity due to increased availability of refurbished computers in the market। कुछ हमें डेटा दिया हुआ सर, accumulated losses है गोइंग कंसर्न का। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, अक्सर बच्चे बोलते हैं सर गोइंग कंसर्न का रिस्क है। गोइंग कंसर्न का रिस्क होना इज ऑडिट रिस्क और बिजनेस रिस्क? कोई मुझे बताएगा? गोइंग कंसर्न का रिस्क होना इज ऑडिट रिस्क और बिजनेस रिस्क? कोई ये बात मुझे बताएगा, क्या ऑडिट रिस्क है या बिजनेस रिस्क है? जल्दी जल्दी बताए भाई, क्या सोच रहे हैं इतना? पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ये क्वेश्चन भी करा हुआ होगा। आपकी आवाज कट रही है, अभी सही आ रही है आप लोगों को? सर मूव द पेज अप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको दोबारा। अच्छा जी, वॉइस इशू आए तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। 2018 के अंदर 648 का रेवेन्यू था। सेल्स जो है सिग्निफिकेंटली डिक्लाइंड हो गई है। साथ साथ आप लोग
कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर अपने साथ रखें, ठीक है, और इसके अलावा एक कॉपी भी आपके साथ हो ताकि आप लोग ये परसेंटेज कैलकुलेट कर सकें कि कितना चेंज आया सेल्स के अंदर, ठीक है। ऑल्दो कि मैंने एक्सेल पे सारी चीजें बनाई हुई है, लेकिन आप लोग साथ साथ एक्टिविटी करते रहें, ठीक है। सेल्स में कितना चेंज आया ये मुझे बताएं कि कितने परसेंटेज से चेंज आया है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी रिड्यूस हो गई, लॉस बिफोर टैक्सेशन आपके 64 थे लास्ट टाइम, लॉसेज अभी 32 हो गए क्योंकि आपकी सेल्स भी कम हो गई है, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं सर ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शेयर कैपिटल तो आपके सेम है, रिजर्व आपके कम हो गए ड्यू टू लॉसेस, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं वारंटी प्रोविजन जो है आपके कम हो गए, ठीक है, कम हो गए क्योंकि सेल्स आपकी कम हो गई, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, पेबल्स जो है आपके इंक्रीज हो गए। अच्छा, एक चीज आप समझे कि सर पेबल्स क्यों इंक्रीज हो रहे हैं जबकि आपकी सेल्स कम हो रही है। सेल्स कम होना मतलब सर कॉस्ट ऑफ सेल्स का कम होना, कॉस्ट ऑफ सेल्स का कम होना मतलब सर इन्वेंट्री में कम परचेज करता हूंगा। इन्वेंट्री अगर मैं कम परचेज करता हूंगा तो पेबल तो मेरे कम होने चाहिए। पेबल बढ़ने का मतलब ये कि सर मैं पे कर नहीं पा रहा, मैं देर से पे कर रहा हूँ क्रेडिटर्स को। ये बात समझ में आ रही है? क्रेडिटर्स को मैं देर से पे कर रहा हूँ, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है करंट लायबिलिटी ग्रेटर देन करंट एसेट, बिल्कुल ऐसा ही है, अभी आगे हम देखते हैं। तो एक मसला तो आ गया सर कि मैं मेरी पेबल का इशू आ गया है, ठीक है ना, लिक्विडिटी इश्यूज है। तो एक चीज तो मुझे ये समझ में आ गई, रनिंग फाइनेंस अगर मैं देख रहा हूँ तो रनिंग फाइनेंस भी मेरा इंक्रीज हो रहा है, रनिंग फाइनेंस मेरा इंक्रीज हो रहा है। प्रोविजन कम हो गया, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स में इतना कोई खास चेंज नहीं है, 6 मिलियन का डिफरेंस है। डेफर्ड टैक्स एसेट आपने रिकॉर्ड करे हैं, कोई मुझे बताएगा डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड करे में सही है? डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड होना सही है या नहीं है? नहीं सही है, क्यों सही नहीं है? कोई बताएगा इसका रीजन? इसका रीजन कोई बताएगा? नो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया का मसला है, प्रॉफिट है नहीं, डेफर्ड टैक्स क्यों रिसीव किया, फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड करते क्यों है? डेफर्ड टैक्स एसेट इसलिए रिकॉर्ड करते हैं कि फ्यूचर में अगर मैं प्रॉफिट बनाऊंगा तो मैं प्रॉफिट से जो भी मेरा प्रॉफिट के ऊपर टैक्स बनेगा उससे एडजस्ट करूंगा। अगर फ्यूचर में मैं टैक्स ही नहीं बन अगर मैं प्रॉफिट ही नहीं बनाऊंगा तो डेफर्ड टैक्स एसेट को एडजस्ट कैसे करूंगा, ठीक है ना। तो इधर अगर मुझे लग रहा है कि यार आने वाले वक्तों में अगर ये प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं होगी तो डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि यार आने वाले वक्तों में ये प्रॉफिटेबल ना हो और इन्होंने डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड कर दिया हो, तो ये भी एक रिस्क हमें मिल गया कि भाई डेफर्ड टैक्स एसेट। अच्छा सर, मैं गोइंग कंसर्न वाला हमारा रह गया था, गोइंग कंसर्न वाला मुझे बताना था आप लोगों को कि ये बिजनेस रिस्क है या ऑडिट रिस्क है, या ये बात अधूरी रह गई थी हमारी। गोइंग कंसर्न रिस्क हमारा ऑडिट रिस्क है या बिजनेस रिस्क है? सर बिजनेस रिस्क है। सर तो ऑडिट रिस्क क्या है फिर इसमें? आप लोग तो लिखते हैं ना गोइंग कंसर्न के भाई गोइंग कंसर्न का रिस्क है, तो ये ऑडिट रिस्क कैसे बनता है, कोई बताएगा मुझे? सर इनएक्यूरेट अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन का मसला, इवेंट एंड कंडीशन, और कोई प्रॉपर प्रॉपर डिस्क्लोजर। देखिए आपको क्या कहते हैं कि भाई अगर तो देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, अगर तो मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न तो आपको क्या देना होता है? सर आपको उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर देना होता है। अगर तो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर नहीं दिया तो मतलब क्या है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है ना। डिस्क्लोजर का ना देना ये आपका ऑडिट रिस्क है, गोइंग कंसर्न का होना ऑडिट रिस्क नहीं है, ठीक है। डिस्क्लोजर का ना देना ऑडिट रिस्क है। सर दूसरा मसला ये होगा, सर अगर तो गोइंग कंसर्न आपकी अजम्पशन एप्रोप्रिएट नहीं है, अगर तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट नहीं है तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं कि आपकी पूरी अकाउंटिंग किस पे होनी चाहिए? सर ब्रेकअप बेसिस पे होनी चाहिए। हो सकता है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट ना और मैनेजमेंट ने ब्रेकअप बेसिस पे अपने फाइनेंशियल्स ना बनाए हो। ये बातें समझ में आ रही है? तो गोइंग कंसर्न इज अ बिजनेस रिस्क, ठीक है ना। रिस्क क्या है सर? डिस्क्लोजर का ना देना या अपने फाइनेंशियल को ब्रेकअप बेसिस पे ना बनाना। यहां तक बातें क्लियर हो रही है आप लोगों को? बच्चे ये चीज नहीं लिखते हैं, मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि बच्चे ये चीज मिस करते हैं। बच्चे सिर्फ लिखते हैं देयर इज अ गोइंग कंसर्न रिस्क, ठीक है ना। बच्चे नहीं बताते कि भाई डिस्क्लोजर का मसला है या फिर इधर ब्रेकअप बेसिस वाला मसला है, ठीक है। वो बच्चे ये चीज नहीं लिखते, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा जी, इन्वेंट्री इन हैंड को जरा गौर से देखिए, 90 से 97 हो गई। 90 से 97 होना, सर एक तरफ आपकी सेल्स कम हो रही है, आपको तो इन्वेंट्री कम परचेज करनी चाहिए थी,
ठीक है ना। तो इन्वेंट्री भी कम परचेज आप कर रहे होंगे, फिर भी आपकी इन्वेंट्री इतनी ज्यादा पाइल अप क्यों हो रही है? सर इन्वेंट्री बिक नहीं रही, आपकी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, ये तो ऑब्सोलेसेंस हो जाएगी इसकी इन्वेंट्री की ऑब्सोलेसेंस हो जाएगी, तो क्या रिस्क आएगा? सर वंस अगेन एनआरवी का लॉस आ रहा होगा, एनआरवी वाला लॉस आ रहा होगा। सर इन्वेंट्री इन ट्रांजिट दी हुई है 7 से 12 हो गई, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स, सर ट्रेड रिसीवेबल्स आपके बढ़ रहे हैं 81 से 90 हो रहे हैं, जबकि आपकी सेल्स क्या हो रही है? सर आपकी सेल्स क्या हो रही है? सेल्स तो कम हो रही है, सेल्स कम हो रही है तो रिसीवेबल्स कम होने चाहिए थे, रिसीवेबल्स इधर बढ़ क्यों रहे हैं? सर रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई मसला होगा, हो सकता है कि यार आपने सही से एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ईसीएल ना बुक करा हो, ठीक है ना, हो सकता है कोई बैड डेट हो, आपने वो रिकॉर्ड ना करा हो, ठीक है, ईसीएल और बैड डेट, ठीक है। कैश एंड बैंक आ गया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गई? यहाँ तक आगे चलते हैं, इन्फॉर्मेशन मजीद पढ़ते हैं। इन जून 2019 ACL decided to discontinue import एंड सेल ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। सर इंपोर्ट जो करते थे ये डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और एलसीडी स्क्रीन, इन्होंने बोला कि भाई हम इंपोर्ट बंद कर दें, और ये डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और एलसीडी स्क्रीन जो सेल करते थे वो अब हम बंद कर दें, उसको सेल ना करें। अब क्या करें फिर? सर अब हम करेंगे कि सर्वर्स बेचेंगे और लैपटॉप बेचेंगे, ठीक है। हम डेस्कटॉप कंप्यूटर और एलसीडी स्क्रीन सेल करना बंद कर रहे हैं, अपने ऑपरेशंस को बंद कर रहे हैं, हम सिर्फ सर्वर बेचेंगे और लैपटॉप बेचेंगे, ठीक है। इट ऑल्सो डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस एन ऑल इन वन पीसी विच इज नॉट करंटली अवेलेबल इन द रिफर्बिश मार्केट। ये बोल रहे हैं कि भाई हम जो है ऑल इन वन पीसी बेचेंगे, जिसके अंदर एक ही साथ सारी चीजें होती है, एक ही एलसीडी स्क्रीन के अंदर सारी आपकी पीसी वगैरह उसी के अंदर सब चीजें फिट होती हैं, ठीक है। ये चीजें ये लोग सेल कर रहे होंगे। To further boost the sales, ACL has started offering extended warranties in addition to a 2-year warranty period for all of its products at a nominal increase in price. ACL is presently negotiating with its bank to enhance the running finance facility in order to meet the एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हाँ भाई, इस पैरा के अंदर क्या क्या रिस्क है, कोई बताएगा? इस पैरा के अंदर क्या क्या रिस्क है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, क्या रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन का रिस्क है? सर आईएफआरएस 15 का क्या, आप मुझे बताएंगे, खुल के बताएंगे आईएफआरएस 15 का क्या रिस्क है? क्लासिफिकेशन ऑफ वारंटी बिटवीन सर्विस एंड एश्योरेंस टाइप वारंटी, बहुत आला आपने बताया, ये रिस्क है और बच्चे नहीं लिखते और आईके के सजेस्टेड आंसर में भी नहीं है। वारंटी बढ़नी चाहिए जबकि ऊपर कम हो रही है, बहुत अच्छी बात है, वारंटी आपकी बढ़नी चाहिए जबकि ये कम हो रही है, ठीक है ना। ये एक मसला, वारंटी बढ़नी चाहिए थी, आप कम कर रहे हैं, आप तो बल्कि एक्सटेंडेड वारंटीज दे रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अंडर स्टेटमेंट ऑफ वारंटी, क्योंकि वारंटी प्रोविजन कम है, इनकंसिस्टेंसी है, बिल्कुल ऐसी ही बात है, वारंटी प्रोविजन कम है। सर इसके रिस्क फैक्टर मुझे बताएं कि एक तो आपने बताया कि भाई सेल्स आपकी आपका जो ये है वारंटी प्रोविजन, ये आपका बढ़ रहा है, ठीक है ना, ओ सॉरी कम हो रहा है, वारंटी प्रोविजन आपका कम हो रहा है, जबकि ये बढ़ना चाहिए क्योंकि आप एक्सटेंडेड वारंटीज भी दे रहे हैं। दूसरा, इसमें एक और एलिमेंट भी है, एक और एलिमेंट आप लोग मिस कर रहे हैं, इसमें एक और एलिमेंट भी है, सेल्स एज परसेंटेज ऑफ वारंटी निकाल लें। रेवेन्यू ग्रॉस से रिकॉर्डेड है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं, फाइनेंसिंग कंपोनेंट तो वो तो अलग हो गया ना, वो तो एक रिस्क अलग है फाइनेंस फैसिलिटी का। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये तो एक हमारा रिस्क हो गया अलग से, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक रिस्क है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, ये हमने एक रिस्क लिख लिया, ठीक है। फर्स्ट टाइम एंटरिंग और एंटरिंग इन ऑल इन वन पीसी मार्केट, ये तो आपका बिजनेस रिस्क है ना, इससे ऑडिट रिस्क क्या बनेगा? ठीक है, सेगमेंट रिपोर्टिंग का नहीं। अच्छा, मुझे एक और चीज ये बताएं कि भाई वारंटी प्रोविजन का आपके अगर देखें, 2 ईयर वारंटी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, 2 ईयर वारंटी टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं। सोचें, इसके अंदर एक और बात है, पेनल्टीज, ये तो आगे बात लिखी हुई ना, पेनल्टीज ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, आगे बात लिखी हुई है, इसको आगे हम देखेंगे। अपोर्शनमेंट ऑफ वारंटी, देखिए आपने आप कितने साल की वारंटी देते हैं? पहले मुझे एक चीज बताएं,
कितने साल की आप वारंटी देते हैं? आप 2 साल की वारंटी देते हैं, ठीक है। 2 साल की वारंटी देते हैं, मतलब कि सर अगर आपने लेट्स से एक सेल्स करी है, आज की तारीख में अगर आप सेल्स करते हैं, एक सेल्स 2000, लेट्स से मैं बोलता हूँ भाई 2015 में आपने एक सेल्स करी 1 मिलियन की, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? 1 मिलियन की आपने 2015 के अंदर सेल्स करी, ठीक है। अब इसकी जो वारंटी होगी वो 2016 के लिए भी होगी, 2017 के लिए भी होगी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? 2015 में आपने 1 मिलियन की जो सेल्स करी वो 2016 में भी एप्लीकेबल होगी, 2017 में भी एप्लीकेबल होगी। आप जब वारंटी की प्रोविजन करेंगे तो वारंटी का जो प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं वो किसके लिए करते हैं? सर वारंटी का प्रोविजन जब मैं रिकॉर्ड करता हूं तो मैं 1 साल के लिए वारंटी प्रोविजन रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है ना। वारंटी जो मैं रिकॉर्ड करूंगा कि भाई अगले साल के अंदर, अगले 2016 के अंदर हो सकता है, अगले 2016 के अंदर हो सकता है कि भाई मेरे ऊपर कुछ एक्सपेंसेस वगैरह आ जाए, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है? ये बात सबको समझ में आ रही है कि अगर मैं वारंटी का प्रोविजन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वारंटी का अगर मैं प्रोविजन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो क्या करूंगा सर कि अगले साल के अंदर कोई ना कोई मेरे ऊपर क्या आ जाएगी सर, कोई ना कोई मेरे ऊपर एक्सपेंस आ जाएगा, कोई बंदा मेरे से क्लेम करने आ जाएगा। तो 2015 से रिलेटेड जितनी भी, मैं बोलूंगा कि यार लेट्स से 1 मिलियन की जो सेल्स मैंने 2015 में करी है तो उसका क्लेम कब आएगा सर? उसका 20% क्लेम आ रहा होगा। उसका 20% क्लेम किधर आ रहा होगा सर? उसका 20% क्लेम 2016 में आएगा और बाकी 80% क्लेम किधर आएगा सर? बाकी 80% क्लेम आपका आ रहा होगा 2017 में जाके। ये बात सबको समझ में आ रही है? 2017 में जाके इसका 80% क्लेम आ रहा होगा। यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? तो वारंटी प्रोविजन 2016 के अंदर क्या रिकॉर्ड करूंगा? 2016 के अंदर मेरा वारंटी प्रोविजन मुझे कितना चाहिए सर? 20% चाहिए। बाकी 2017 के लिए मैं कितना मेंटेन रखूंगा सर? 2017 के लिए मैं 80% मेंटेन रखूंगा। तो मतलब 2017 के अंदर भी इफेक्ट किसका आ रहा है सर? 2015 के 2015 की सेल्स के वारंटी का इफेक्ट 2017 में भी आ रहा है। ये बात सबको समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये कि अगर तो आपकी सेल्स 2019 में कम हो भी रही है, अगर 2019 में आपकी सेल्स कम भी हो रही है तो इससे कंसर्न नहीं है। क्यों कंसर्न नहीं है? क्योंकि इसका इफेक्ट 2018 से भी वारंटी प्रोविजन में आना चाहिए। आप तो कम कर रहे हैं। ये बात सबको समझ में आई? हजम हो रही है ये वाली बात? ये वाली बात सबको समझ में आई है? 2018 की वारंटी भी कहाँ एप्लीकेबल है सर? 2018 की वारंटी भी 2020 में एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब ये कि आप जो कम कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। यहां तक बात क्लियर है? देखिए सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है कि 2018 की वारंटी कब तक एप्लीकेबल है? 2019 में भी एप्लीकेबल थी, ठीक है, और 2020 में भी एप्लीकेबल होगी। यहां तक बात समझ में आई? 2018 की वारंटी 2019 में भी एप्लीकेबल है, 2020 में भी एप्लीकेबल है। आप सिर्फ ये देख रहे हो कि यार वारंटी प्रोविजन मेरा कम हो गया क्योंकि मेरी सेल्स कम हो गई। तो सेल्स तो 2019 की कम हुई, 2018 में 2 साल तक की वारंटी है। तो 2020 में जो वारंटी प्रोविजन रिकॉर्ड होना चाहिए, जो वारंटी प्रोविजन आना चाहिए, वो तो 2018 की बेस पे भी होगा ना। ये बात समझ में आ रही है? 2019 का इफेक्ट इतना ज्यादा थोड़ी आएगा। 2019 का इफेक्ट कितना आएगा? 20% आएगा भाई। माल टाइम बाद खराब होता है ना। दो अगर मैंने आज सेल्स करी है तो विद इन 1 ईयर अगर 2 साल की वारंटी दे रहा हूं तो पहले साल के अंदर तो कम मेरे पास लोग आएंगे क्लेम लेकर, दूसरे साल में ज्यादा चीज खराब होगी, दूसरे साल में लोग ज्यादा मेरे पास आएंगे चीज लेकर कि भाई क्लेम लेने, ठीक है ना। तो 2018 का मेजर इफेक्ट किधर आएगा? 2020 में आएगा। तो आपका वारंटी प्रोविजन कम थोड़ी होना चाहिए था। ये बात सबको समझ में आई? अब ये बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर है? सबको समझ में आ गई? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा जी, ACL is presently negotiating with its bank to enhance the running finance facility in order to meet the additional working capital requirement। अच्छा जी, आप नेगोशिएट कर रहे हैं अपने बैंक के साथ, ये भाई रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज पे हमने बात कर ली। हमने बोला फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मसला आ सकता है, क्योंकि जाहिर है जब रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ले रहे तो बैंक आपसे क्या मांगेगा? फाइनेंशियल मांगेगा। फाइनेंशियल मांगेगा तो आप फाइनेंशियल को बेहतर दिखाने की कोशिश करोगे। ये तो हमारा रिपीट, हमारा वो है, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला रिस्क। ठीक है, आगे चलते हैं। इन सितंबर 2018 ACL had
entered into contracts with two leading chains of schools for supplying 20,000 desktop computers and LCD screens at a nominal margin. ACL has already supplied 6,000 units before deciding to discontinue this product segment. ACL is presently negotiating with the management of both schools to change the contract from the supply of desktop computers and LCD screen all in one PC. One of the schools has agreed to this change while negotiation with other schools is in progress. In case the other school does not agree to the change, ACL would either terminate the contract by paying a penalty of 6 million to procure the remaining units from any other supplier whose cost might be even more than contract price. अच्छा, एक बच्चे का मैसेज आया था सर के डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की प्रेजेंटेशन का रिस्क तो है सर। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का भी रिस्क आ सकता है। इन जून 2019 में आपने डिसाइड करा है कि यार मैं ये चीज डिसकंटिन्यू कर दूंगा, तो बिल्कुल ऐसा ही है सर, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का आपका रिस्क आ सकता है। ठीक है, अच्छा जी, इधर कौन सा रिस्क आ गया सर? सर इधर आपका रिस्क आ गया ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का किसी को समझ में आया सर? ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का कैसे रिस्क है, कोई मुझे समझाएगा थोड़ा सा? ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का रिस्क कैसे है? कोई ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का रिस्क समझाएगा मुझे? कोई रिस्क को एक्सप्लेन करेगा थोड़ा सा, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का रिस्क कैसे बन रहा है? आवाज आ रही है आप लोगों को? पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, द कॉस्ट टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड द कॉस्ट रिकवरेबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। इससे रिलेटेड आपको पेनल्टी रिकॉर्ड करनी पड़ सकती है। अच्छा जी, आगे आ जाए। इन May 2019, ACL ordered desktop computer accessories at a landed cost of 20 million from a company based in Hong Kong. Due to the political unrest in Hong Kong, the shipment was delayed for more than 5 months. Despite the ordered units were manufactured on time. On discontinuance of the business of desktop computers and LCD screens, ACL asked the manufacturer to cancel the order. However, the manufacturer refused to cancel the order. In November 2019, the manufacturer shipped the order units which were received by ACL on 2nd December 2019, CEO has informed that they are under negotiation with a local distributor to dispose the entire desktop computer accessory. हाँ भाई, क्या रिस्क है, कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा रिस्क क्या है इधर? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री का कैसे रिस्क है, कोई बताएगा? अंडर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री इन ट्रांजिट एंड इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री इन ट्रांजिट, कैसे है इसको एक्सप्लेन करो थोड़ा सा मुझे कि अंडर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री इन ट्रांजिट कैसे है? सर डिलेड कॉन्ट्रैक्ट, डिलेड कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन, एक्सप्लेन थोड़ा सही से एक्सप्लेन करो। स्टॉक इन ट्रांजिट एंड फॉरेन करेंसी रिस्क, फॉरेन करेंसी रिस्क तो हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ लिया ना। डिलेड डिलीवरीज might lead to cancellation and imposition of penalties by customers। ठीक है, वो तो अग्री हो गया ना, अब तो हो गया, वो तो कोई मसला नहीं है पेनल्टीज वगैरह का। डिले हुई सर, 20 मिलियन का सामान आया बट इन्वेंट्री 5 मिलियन से बड़ी, आगे कस्टमर को देने में भी डिलेड हो जाएगा। बहुत अच्छी बात बोली। हमारी इन्वेंट्री रिकॉर्डेड कितनी है? इन्वेंट्री इन ट्रांजिट जो रिकॉर्डेड है वो 12 मिलियन से रिकॉर्डेड है। आपकी जो अभी अभी इन्वेंट्री रिसीव हुई है, आपकी अभी अभी इन्वेंट्री रिसीव हुई है 2 दिसंबर 2019 में, वो कितनी हुई है सर? 20 मिलियन की इन्वेंट्री आपके पास आई है। तो सर 12 मिलियन से आपने रिकॉर्ड करके रखी हुई है, तो इससे मुझे लग ये रहा है, इससे लग ये रहा है कि ये जो इन्वेंट्री आपके पास 2 दिसंबर 2019 को आई है, ये आपने शायद रिकॉर्ड नहीं करी होगी। ये शायद रिकॉर्ड नहीं करी होगी। क्यों रिकॉर्ड नहीं करी होगी आपने? क्योंकि आपके पास 2 दिसंबर को आई है, और रिकॉर्ड करनी क्यों चाहिए थी? क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड तो आपके पास ट्रांसफर हो चुके हैं, ठीक है ना। भले रिसीव आपके पास 2 दिसंबर को ही है, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड तो आपके पास ट्रांसफर हो चुके हैं, तो आपको इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर देनी चाहिए थी। ठीक है, इन्वेंट्री ट्रांजिट गलत है जिसकी वजह से इन्वेंट्री अंडर वैल्यू है। दूसरा,
टेक्नोलॉजिकल बेस्ड प्रोडक्ट है, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर। हाँ, अब ये बहुत अच्छी बात बोली कि इन्वेंट्री इन ट्रांजिट जो आपके पास पड़ी हुई है, ये इतने टाइम से शिपमेंट डिलेड हो गई, शिपमेंट आपकी पड़ी हुई थी इतने महीनों से। और दूसरी चीज, क्या आप इस चीज का बिजनेस बंद कर रहे हो? बिजनेस एक तो आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है ना, आपकी मार्केट में अब इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी चीज, आपकी जो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट थी वो 6 महीने डिले हो गया, तो मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ गई होगी, तो जिसकी वजह से ये पड़े पड़े इन्वेंट्री इन ट्रांजिट की वैल्यू कम हो गई होगी। तो एनआरवी का रिस्क इन्वेंट्री इन ट्रांजिट पर भी आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? एमके रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट टर्म वेदर इट्स एफओबी और अदरवाइज। बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई रिस्क एंड रिवॉर्ड डिपेंड करता है, आपके कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है। आपका कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करेगा कि भाई लेट से मैं आपको घर तक माल पहुंचा के दूंगा जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होगा, या फिर मैं मेरे पास से बस शिपमेंट निकल जाएगी जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होगा। बाजाहिर इसको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके ऊपर ट्रांसफर हो चुका है, उसने पहले ही आपको बोल दिया था कि भाई ये आपने चीज तो खरीदनी होगी, कैंसिल ऑर्डर नहीं हो सकता। ठीक है ना, उसने पहले ही आपको बोल दिया था ऑर्डर कैंसिलेशन नहीं हो सकती, ये चीज तो आपको उठानी पड़ेगी, चाहे ओल्ड इन्वेंट्री हो गई जो भी हो गई, ये आपकी प्रोडक्ट है, आप जानो, आपका काम जाने। तो इसका इससे मतलब ये लग रहा है कि सर इन्वेंट्री का रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके पास ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है ना, इन्वेंट्री का रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? इधर कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, तो सर इन्वेंट्री इन ट्रांजिट में हमें दो चीजें मिल गई। सर इन्वेंट्री इन ट्रांजिट में हमें दो चीजें मिल गई, क्या मिली? एक तो सर इन्वेंट्री इन ट्रांजिट का हमें मसला मिला, पहला मसला तो ये था कि एनआरवी लॉस का मसला था। सर दूसरा मसला क्या था? कंप्लीटली रिकॉर्डिंग नहीं थी, कंप्लीटली रिकॉर्डिंग। क्लियर है यहां तक? सर अब एक और रिस्क, ये तो टोटल अगर मैं बनाऊं तो ये कोई 9 रिस्क हो गए, ठीक है। अब एक और रिस्क एक रह गया हमारा, जल्दी जल्दी बताएं, एक और रिस्क एक रह गया है। ऊपर किसी ने बताया तो शायद, आई थिंक ऊपर हमारा ऑलरेडी हो गया है। सर गोइंग कंसर्न का हमने बोला था। सर गोइंग कंसर्न को अगर आप समराइज करें तो गोइंग कंसर्न के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, किस वजह से मैं कहूंगा गोइंग कंसर्न का इधर रिस्क है? कोई बताएगा मुझे गोइंग कंसर्न के इश्यूज क्या क्या हैं इधर? गोइंग कंसर्न का किस वजह से रिस्क होंगे? एक तो लॉस मेकिंग एंटिटी है, ठीक है, पहली चीज लॉस मेकिंग एंटिटी। ठीक है, फिर इसके अलावा लॉस मेकिंग एंटिटी है, करंट एसिड आपके कम है, करंट एसिड लेस देन करंट लायबिलिटी, ठीक है। फिर इसके बाद सर डिलेड सप्लायर पेमेंट, सप्लायर को आप देर से पेमेंट कर रहे हैं, पेबल डेज आपके ज्यादा हैं, ठीक है। और सर ऑपरेशंस भी आप अपने डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपके पास इतनी सारी लाइबिलिटीज है, पेनल्टीज है, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी अपनी बढ़ा रहे हैं। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी अगर आपको नहीं मिलती, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी अगर आपको नहीं मिलती तो आप किस तरीके से सरवाइव करोगे? आप तो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी लेने के लिए जा रहे हो ना, एंड टू मीट द एडिशनल वर्किंग कैपिटल। अगर आपको रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी एक्सटेंड नहीं होती तो आप किस तरीके से अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखोगे? आपका तो वर्किंग कैपिटल स्टक हो जाएगा, आपके तो वैसे ही बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, आपकी इन्वेंट्री वैसे ही पाइल अप हो रही है, तो आप किस तरीके से अपने बिजनेस को चलाओगे? तो वर्किंग कैपिटल भी आप इंक्रीज नहीं कर सकते अगर रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी एक्सटेंड नहीं करेगी तो। कहां से मजीद फाइनेंस लेने का प्लान है? देखिए इधर बात करी हुई है ना हमने हमने ACL इज प्रेजेंटली नेगोशिएटिंग विद इट्स बैंक टू इनहेंस द रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी इन ऑर्डर टू मीट द एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये पॉइंट 4 के अंदर हमने बात करी हुई है। डेटर टर्नओवर डेज इन इन्वेंट्री, टर्नओवर डेज। यहां तक क्लियर है सबको? रिस्क समझ में आ गए? शेयर होल्डर इक्विटी से नहीं, शेयर होल्डर से नहीं, बैंक से, बैंक से। ये दिख रहा है मैं सर्कल कर रहा हूं, बैंक से। शेयर होल्डर इक्विटी नहीं, बैंक से मैं रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ले रहा हूं।
बैंक से रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी की तरफ मैं बात कर रहा हूँ, दिखा आप लोग आपको, ये रही रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। मैं कह रहा हूँ मजीद कहाँ से लेने का प्लान है। हाँ, ये आप प्रोसीजर के अंदर लिखोगे, देखो ये बात रिस्क के अंदर नहीं लिखनी, ये प्लान वाली बात आप प्रोसीजर के अंदर लिखोगे कि भाई अब मैं चेक करूंगा इनका प्लान क्या है, कहाँ से आप मजीद लोगे, ठीक है ना। अगर तो ये चीज नहीं मिलती, ये प्रोसीजर है, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई रिस्क में यही चीजें लिख के आ जाते हैं, तो प्रोसीजर में ये बातें लिखनी है, रिस्क नहीं है ये, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? सारी चीजें आप देखें, सॉल्यूशन देखें इसका, सॉल्यूशन में किस तरीके से हमने चीजें लिखी हुई है। सॉल्यूशन देखते हैं हमने सारे रिस्क को एक दफा साफ सुथरे तरीके से, एक दफा रिस्क हम लिख लेते हैं, एक दफा साफ सुथरे तरीके से हम रिस्क लिखते हैं, फिर हम आगे चीजें देखेंगे। सर पहला रिस्क हमने आइडेंटिफाई करा था सर, एक्सचेंज रिस्क, सही है। दूसरा रिस्क हमने आइडेंटिफाई करा था सर, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, हमारी इन्वेंट्री ऑब्सोलेसेंस का इश्यू है, ठीक है, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद हमने तीसरा क्या आइडेंटिफाई करा था सर? सर तीसरा हमने आइडेंटिफाई करा था सर, डेफर्ड टैक्स एसेट, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन नहीं दिख रही, मुझे कंफर्म करें, स्क्रीन दिख रही है नहीं दिख रही? दिख रही है, ठीक है। डेफर्ड टैक्स एसेट का मसला, क्योंकि आप, ठीक है, मैं नॉट बी एबल टू जनरेट प्रॉफिट्स, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा एक और मसला क्या है हमारा? सर एक और मसला है ईसीएल और बैड डेट का मसला, सही है, ईसीएल और बैड डेट का मसला, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा एक और मसला क्या है सर? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्यों फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मसला था हमारा? रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ले रहे हैं हम। अब आवाज आ रही है? अम्मार हनीफ का मैसेज आया सर, वॉइस कट हो रही है सर, और रियल टाइम में स्क्रीन नहीं दिख रही। अभी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? स्क्रीन दिख रही है, वर्ड वाली फाइल दिख रही है, ठीक है। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मसला, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी हमने लिख लिया। सर इसके अलावा हमारा मसला था सर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का। सर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का मसला था। फिर इसके अलावा क्या मसला था? सर इन्वेंट्री इन ट्रांजिट का मसला था, इन्वेंट्री इन ट्रांजिट का कंप्लीटनेस, कंप्लीटली रिकॉर्डिंग का मसला। सर इन्वेंट्री इन ट्रांजिट का एक और मसला भी था सर, इन्वेंट्री इन ट्रांजिट का एनआरवी लॉस का मसला था, ठीक है। फिर इसके बाद वारंटी प्रोविजन का मसला था, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा एक गोइंग कंसर्न का मसला था। यहां तक सबको क्लियर? हमने 10 रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, एक्सचेंज रिस्क आइडेंटिफाई करा, इन्वेंट्री ऑब्सोलेसेंस आइडेंटिफाई करा, डेफर्ड टैक्स एसेट आइडेंटिफाई करा, ईसीएल, बैड डेट, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, इन्वेंट्री इन ट्रांजिट, वारंटी प्रोविजन, गोइंग कंसर्न, सारी चीजें। एक और हमने आइडेंटिफाई कर लिया, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, ठीक है। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का भी मसला से, डिसकंटिन्यूड डेस्कटॉप एलसीडी स्क्रीन सेगमेंट कैन बी बुक IS 37 फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। सेगमेंट इधर हो सकती है, क्योंकि देखें इधर सेगमेंट रिपोर्टिंग हो सकती है, लेकिन इधर इतना क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन सेगमेंट रिपोर्टिंग आप ऐड कर सकते हैं, इसमें इशू नहीं है, क्योंकि आपके जो मल्टीपल आपके सेगमेंट चल रहे हैं, एक आप ऑल इन वन पीसी भी बेच रहे हैं, एक सर्वर भी आप डील कर रहे हैं, तो मल्टीपल आप सेगमेंट करके इसको डील कर सकते हैं, ठीक है। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग का आ सकता है, लेकिन उसको लीस्ट प्रायोरिटी में रखें। पहले जो आपके इंपॉर्टेंट है, वो आप जो ऑब्वियस है, ठीक है ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो आपने पहले लिखना है, ठीक है। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हो गया, वो आपने बाद में कर दिया, सेगमेंट रिपोर्टिंग हो गया, वो आपने बाद में कर दिया। सेगमेंट रिपोर्टिंग का बिल्कुल आ सकता है, ठीक है ना, सेगमेंट रिपोर्टिंग का आ सकता है, लेकिन सेगमेंट रिपोर्टिंग का डिपेंडिंग ऑन नंबर्स, डिपेंडिंग ऑन टाइम, आप सेगमेंट रिपोर्टिंग कर सकते हैं। सेगमेंट रिपोर्टिंग इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ लिस्टेड और अदर देन लिस्टेड। देखिए सेगमेंट रिपोर्टिंग सब पर एप्लीकेबल होता है, सेगमेंट रिपोर्टिंग का जो क्राइटेरिया है वो आपने मीट करना होता है, ठीक है। सेगमेंट रिपोर्टिंग अगर तो आपका क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो आप उसके अंदर, वॉइस कट हो रही है, दोबारा देखें, वॉइस आ रही है अब सही?
वॉइस आ रही है आप लोगों को? आवाज सही आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा था कि देखिए, सेगमेंट रिपोर्टिंग और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस ये आपके लीस्ट प्रियोरिटी में आप रखें, डिपेंडिंग ऑन योर मार्क्स, डिपेंडिंग ऑन कि भाई कितना ज्यादा आपने कंटेंट लिखना है, ठीक है, उसके हिसाब से आपने पहले जो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाले रिस्क हैं वो आप पहले लिखें, जो बाद में आपकी प्रोबेबिलिटी जिसके चांसेस कम है, जो आपको लग रहा है कि यार ये इतने ज्यादा ऑब्वियस नहीं दिख रहे, तो उसको लीस्ट प्रियोरिटी में रखें, बाद में रखें। अगर आपको लगे कि यार मेरे पास अभी भी टाइम है, तो आप उसको उस वक्त लिखिएगा। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हो गया, सेगमेंट रिपोर्टिंग हो गया, ये वाले लीस्ट प्रियोरिटी में आप लोग रखिएगा, ठीक है ना। आवाज अब सही आ रही है? दोबारा मैसेज आ रहा है कि सर आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज क्लियर है? अब आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लियर करें, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही। एक मिनट रुके। अब आवाज आ रही है? चेक करें। आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लियर करें, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ गई, ठीक है। वॉइस इज ब्रेकिंग, नॉट ऑडिबल। ठीक है, आ गई, अब सर आ रही है। ठीक है, गुड हो गया। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के पास? स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, अब आ गई, स्क्रीन भी आ गई, ठीक है। गोइंग कंसर्न का रिस्क हमने लिख लिया, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हो गया, सेगमेंट रिपोर्टिंग हो गई। तो बताने का बस मकसद ये था, जिसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो, जिसमें ज्यादा आपको लगे कि यार डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स उतने रिस्क आपने लिखने हैं, ठीक है। जो ज्यादा ऑब्वियस है पहले वो लिखने, जो कम ऑब्वियस है, जिसमें आपको लग रहा है कि यार इसमें थोड़ी सी दूर तक मुझे सोचना पड़ रहा है और रिस्क बनाने के लिए थोड़ा दूर तक जाना पड़ रहा है, तो उसके अंदर आपने लीस्ट प्रियोरिटी में रखें, बाद में लिखें, डिपेंडिंग अगर के आपके पास मार्क्स हैं, आपको लग रहा है कि यार टाइम मेरे पास बचा हुआ है, तो फिर आप वो भी लिख लीजिएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? आगे चलें। सॉल्यूशन देखें इसका। सॉल्यूशन दिख रहा है? सॉल्यूशन फाइल आप लोगों को दिख रही है? कंफर्म करें, सॉल्यूशन फाइल दिख रही है? ठीक है, सॉल्यूशन फाइल दिखना शुरू हो गई, ठीक है। पहला रिस्क, सर इनहेंस रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, हमने ऑलरेडी पढ़ा था फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लास्ट क्लास में, याद आ रहा है आप लोगों को? हमने यही बात लिखी थी, देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू प्रेजेंट बेटर रिजल्ट फॉर ऑब्टेनिंग द लोन, इट इज अ रिस्क एट एफएस लेवल, यही बात लिखी थी। सिर्फ चेंज क्या करा हमने? सर चेंज करा है सिर्फ रिस्क फैक्टर, since the company is planning to enhance the running finance facility and the results of the company have also not been encouraging, ठीक है ना। सिर्फ रिस्क फैक्टर चेंज हुआ, क्या रिस्क चेंज करा है मैंने? रिस्क तो वही सेम है, ठीक है ना। तो रिस्क सेम रहेगा, सिर्फ रिस्क फैक्टर आपने चेंज करना है। रिस्क फैक्टर कहां से मैंने निकाला? सर रिस्क फैक्टर मैंने निकाला है, सिंपल, यहां से मैंने निकाला है, ठीक है ना। सर बिल्कुल इधर मैनेजमेंट लेवल लिखेंगे, देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एट मैनेजमेंट लेवल टू प्रेजेंट बेटर रिजल्ट फॉर ऑब्टेनिंग द लोन, ठीक है। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। सर आगे चलते हैं, वारंटी प्रोविजन। वारंटी प्रोविजन में हमने क्या लिखा था? वारंटी प्रोविजन हैज डिक्रीज बाय ऑलमोस्ट द सेम परसेंटेज ऑफ द डिक्रीज इन रेवेन्यू डिस्पाइट द फैक्ट दैट एसीएल इज ऑफरिंग एक्सटेंडेड वारंटीज। सर इधर देखते हैं हम, सर कितने परसेंटेज से डिक्लाइंड आया? सर सेल्स में डिक्लाइन जो आया है, डिक्लाइंड आया सेल्स के अंदर 34% से। सर वारंटी प्रोविजन में एक्सेल फाइल दिख रही है सबको? सर एक्सेल फाइल दिख रही है सबको? सर सेल्स में डिक्लाइंड आया 34% से, वारंटी प्रोविजन में डिक्लाइंड आया है 44% से, ठीक है। 10% का फर्क है, लेकिन जस्टिफाइड है, ठीक है। चलो आपने इतना आ रहा है, लेकिन आप ये तो देखें कि आपका एक तो डिक्लाइंड आ रहा है सेल्स के अंदर, वारंटी प्रोविजन में भी डिक्लाइंड आ रहा है 44% से, लेकिन एक तरफ आप वारंटीज एक्सटेंड कर रहे हो, वारंटीज आप एक्सटेंड कर रहे हो, ठीक है। दूसरा रीजन, दूसरा रिस्क फैक्टर, फर्दर इवन इफ द रेवेन्यू डिक्रीजेस, it is not necessary that the warranty provision would also decrease because it also covers the sales of prior years,
ये बात समझ में आई जो मैंने 2 साल वाली बात आप लोगों को समझाई थी? ये बात समझ में आई आप लोगों को? ये 2 रिस्क फैक्टर है, 2 रिस्क फैक्टर की वजह से मैं एक रिस्क निकाल रहा हूं। देयर इज अ रिस्क दैट वारंटी प्रोविजन मे बी अंडरस्टेटेड, इट इज अ रिस्क ऑफ वैल्यूएशन assertion. Moreover, there is also a risk, second risk here. There is also a risk that the company may have recorded the extended warranty as assurance type as per IS 37 rather than service type warranty as per IFRS 15. सर फैक्टर कैन बी मोर फॉर वन रिस्क, राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। फैक्टर्स आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। गोइंग कंसर्न में हम 4 फैक्टर्स देखेंगे, ठीक है ना? फैक्टर्स हम 4 देखेंगे गोइंग कंसर्न के अंदर, ठीक है? 4-5 हम फैक्टर्स देखेंगे गोइंग कंसर्न के अंदर। तो फैक्टर्स ज्यादा हो सकते हैं एक रिस्क के लिए, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो दूसरा रिस्क, मोर ओवर देयर इज ऑल्सो अ रिस्क दैट द कंपनी में हैव रिकॉर्डेड। सर एक और डिफरेंस बता दें सर, एश्योरेंस टाइप वारंटी क्या होती है, सर सर्विस टाइप वारंटी क्या होती है? देखिए सर्विस टाइप, पहली चीज सर्विस टाइप वारंटी, पहला सवाल जब भी एश्योरेंस टाइप और सर्विस टाइप का है तो पहला सवाल पूछेंगे, क्या आप ये वारंटी खरीद सकते हो? सर आप वारंटी बिल्कुल खरीद सकते हो। ये जो एक्सटेंडेड वारंटी थी ये खरीद कर ही आपको मिल रही है, नॉमिनल प्राइस में आपको मिल रही है। याद आ रहा है आपको क्वेश्चन? क्वेश्चन के अंदर हमने पढ़ा था सर ये नॉमिनल में। आवाज आ रही है आप लोगों को? दोबारा आप कह रहे हैं वॉइस कट हो रही है, आवाज आ रही है? मुझे कंफर्म करें, दोबारा सही हुई वॉइस? सही हुई? वॉइस कट हो रही है, वॉइस सही हुई अब? ठीक है। तो सर सवाल ये आया कि सर वारंट एश्योरेंस टाइप और सर्विस टाइप वारंटी का डिफरेंस बता दें, ठीक है? यस कट रही है। यार आज नेट का जो है ना ये बहुत ज्यादा इश्यू चल रहा है। वॉइस सही हुई? अब दोबारा मुझे कंफर्म करें वॉइस सही हुई है? दोबारा कंफर्म करें वॉइस सही हुई? कट हो रही है अभी भी? वॉइस सही हुई है? कंफर्म करें वॉइस सही हुई है? क्लियर नाउ? ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम पढ़ रहे थे सर एश्योरेंस टाइप वारंटी और सर्विस टाइप वारंटी। सर्विस टाइप वारंटी में सबसे सबसे पहला सवाल आप पूछेंगे, क्या आप वारंटी को खरीद सकते हैं? सर वारंटी को अगर खरीद सकते हैं तो ये कौन सी वारंटी होगी? सर ये वारंटी सर्विस टाइप वारंटी होगी। इस सवाल के अंदर क्या मेंशन था? इस सवाल के अंदर मेंशन था कि आप खरीद सकते हैं एट नॉमिनल प्राइस। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सटेंडेड वारंटी है, 2 साल से ज्यादा की वारंटी, तो आप खरीद सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सर सर्विस टाइप वारंटी है। अगर तो आप खरीद नहीं सकते, अगर तो आप खरीद नहीं सकते तो सर दूसरा सवाल आप पूछेंगे, क्या ये अदर देन एश्योरेंस कोई सर्विस है? अदर देन एश्योरेंस कोई सर्विस दी जा रही है? सर क्या मतलब? सर लेट से अगर मैं कोई मोटरसाइकिल खरीदता हूँ और मोटरसाइकिल खरीदते वक्त मुझे एक बंदा कोई बोलता है कि भाई आप है ना 1 साल बाद अपनी, आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा जी, सर्विस टाइप वारंटी टाइप हम पढ़ रहे थे, सर्विस टाइप एश्योरेंस टाइप में सबसे पहली चीज आपका सवाल ये होगा कि क्या आप वारंटी को खरीद सकते हैं? इस सवाल के अंदर अगर हम देखेंगे तो इस सवाल के अंदर हम खरीद सकते हैं एक्सटेंडेड वारंटी को। 2 साल से ज्यादा की वारंटी अगर मैं चाहूँ तो नॉमिनल प्राइस देके इस सवाल के अंदर मैं खरीद सकता हूँ वारंटी को। इसका मतलब ये इस बात से साफ जाहिर हो रहा है कि ये वारंटी कौन सी वारंटी? सर्विस टाइप वारंटी है, ठीक है। दूसरा सवाल आप क्या पूछेंगे सर? दूसरा सवाल आप ये पूछेंगे, अगर तो ये आप खरीद नहीं सकते, आप खरीद नहीं सकते, लेकिन दूसरा सवाल आप ये पूछेंगे, क्या ये अदर देन एश्योरेंस को आपको सर्विस मिल रही है? ठीक है। तो दूसरा सवाल में लेट से एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट से अगर आप मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, मोटरसाइकिल खरीदते वक्त वो आपको बोलते हैं कि यार वे आप 1 साल बाद है ना, जब आपके इतने किलोमीटर चल जाएंगे तो आपको हम फ्री ऑयल सर्विसिंग करके दे देंगे। तो ये सर्विसिंग आपको दी जा रही है, कोई एश्योरेंस नहीं दी जा रही कि भाई आपकी इतने टाइम तक अच्छी चलेगी, आपको एक एडिशनल सर्विस दी जा रही है। तो ये एडिशनल सर्विस क्या कहलाएगी? सर सर्विस टाइप वारंटी कहलाएगी। सर सर्विस टाइप वारंटी की अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग होती है एज पर IFRS 15, एश्योरेंस टाइप की वारंटी की रिकॉर्डिंग होती है एज पर IS 37। यहां तक क्लियर है सबको? क्लियर ये चीज? एश्योरेंस टाइप और सर्विस टाइप वारंटी समझ में आया? ठीक है। तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि यार हो सकता है कि एक्सटेंडेड वारंटी आपने एश्योरेंस टाइप वारंटी रिकॉर्ड कर दी और अदर देन सर्विस टाइप वारंटी, ठीक है। ये बात हमने समझ में आ गई। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमने तीसरी चीज पढ़ी कि भाई इन्वेंट्री इन ट्रांजिट डेस्कटॉप कंप्यूटर एसेसरीज कंप्लीटली रिकॉर्डिंग,
completely recording. The inventory in transit reported in the financial statement 12 million, whereas the inventories ordered from Hong Kong only is worth 20 million. There is a risk that ACL may not have yet accounted for such inventory. It is a risk of completeness assertion. Assertion भी साथ साथ देख रहे हैं आप लोग, साथ साथ assertion भी देख रहे हैं आप लोग, समझ में आ रही है? सर इधर आते हैं, इन्वेंट्री इन ट्रांजिट डेस्कटॉप कंप्यूटर एसेसरीज एनआरवी लॉस said due to the shipment being delayed for more than 5 months and the company discontinuing this operations business, there is a risk of inventory obsolescence and the likelihood that the inventory may need to be sold at lower prices. There is a risk that inventory may not be recorded at lower of cost or NRV. क्लियर है यहाँ तक? ये भी हमने पहले भी पढ़ा था, ये वाला ओल्ड है हमारा, ठीक है ना? ये इन्वेंट्री पेरिशेबल याद आ रहा है? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पेरिशेबल वाला, तो वही रिस्क है, देयर इज अ रिस्क दैट इन्वेंट्री में नॉट बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, ठीक है ना? ये भी ओल्ड है, ठीक है? बाकी ये वाला ओल्ड हो गया, हमारे दो हमें ओल्ड मिल गए, ठीक है? ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, the company is under contract with schools to supply desktop computers and LCDs, but it has discontinued this business and is now offering an alternative option of all-in-one PC. If the schools do not agree to the alternative, ACL may have to pay a penalty of 6 million or procure the items from other suppliers at a higher rate. ठीक है ना? अब क्या लिखना है? There is a risk that ACL may not have recognized the provision of onerous contract due to the increased cost. It is a risk of कंप्लीटनेस assertion. समझ में आ रहा है सबको कि सर रिस्क फैक्टर कैसे लिखना है? समझ में आ रहा है रिस्क फैक्टर? बच्चे रिस्क फैक्टर या तो सही से नहीं लिखते, रिस्क फैक्टर इतना शॉर्ट लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते देयर इज अ रिस्क, ठीक है ना? रिस्क फैक्टर पहले लिखे, फिर इसके बाद रिस्क बनाए। आवाज आ रही है सबको? रिप्लाई करते रहे, पता चले मुझे आवाज आ रही है आप लोगों को, कहीं वॉइस कट नहीं हो रही, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सबको क्लियर है ना ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का? किसी को कोई सवाल यहाँ तक? ठीक है, आगे चलते हैं। सर डेफर्ड टैक्स का, सर डेफर्ड टैक्स द कंपनी हैज रिकॉर्डेड, सर ये भी लिख सकते हैं ना, प्रोविजन रिकॉर्ड हुआ है बट अमाउंट सही नहीं है। सर बिल्कुल ऐसा भी लिख सकते हैं, हो सकता है कि मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड करा हो पर अमाउंट सही नहीं हो, ठीक है ना? मे नॉट हैव रिकॉग्नाइज द प्रोविजन और मे बी रिकॉर्डेड एट रॉन्ग विथ रॉन्ग अमाउंट, ठीक है ना? ये भी लिख सकते हैं, ठीक है? उसके अंदर क्या रिस्क आ जाएगा? सर उसके अंदर रिस्क आ जाएगा, वैल्यूएशन का भी रिस्क आ जाएगा, ठीक है ना? ये भी हम ऐड कर सकते हैं। मे नॉट हैव, मे हैव रिकॉग्नाइज्ड, इसको भी ऐड कर देते हैं, ठीक है? और may not have recognized the provision of onerous contract due to the increased cost is a risk of completeness and valuation assertion. क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सबको क्लियर है? Deferred tax में आते हैं सर। The company has recorded the deferred tax asset, but it can only be recognized if LCL expect to generate enough profit in future to realize the benefit. Given the current scenario, it is unlikely that the company will generate sufficient taxable profit, risking the realization of these deferred tax assets. It is a risk of क्लासिफिकेशन assertion asset to expense. सिंपल क्या होगा सर? एसेट से निकाल के आप उसको एक्सपेंस में शिफ्ट कर दोगे। क्लियर है यहाँ तक? किसी को यहाँ कोई मसला? आगे चलें। फॉरेन करेंसी का वही हमारा पुराना चल रहा है सर, वैल्यूएशन नहीं होगा। सर वैल्यूएशन क्यों होगा? सिंपल आपने क्लासिफिकेशन चेंज करनी है, एसेट से किधर चला जाएगा? उठ के एक्सपेंस में चला जाएगा। कोई अमाउंट का मसला थोड़ी है, अमाउंट चेंज थोड़ी होगी। सर रॉन्ग अमाउंट के केस में वैल्यूएशन assertion कैसे है? सर अगर अमाउंट गलत होगी तो वैल्यूएशन का मसला आएगा ना। वैल्यूएशन का मसला कब आता है कि भाई 100 की चीज थी, आपने उसको गलती से 120 लिख दी या 180 लिख दी, ये वैल्यूएशन का मसला है। आपने उसको वैल्यू सही नहीं करा। सर एसेट है नहीं बट रिकॉर्ड हुआ है, एग्जिस्टेंस नहीं होगा। सर देखें चीज ये ऑलरेडी क्या बोलेंगे सर, ऑलरेडी एक चीज थी, एग्जिस्ट करती थी, ठीक है ना? अगर देखा जाए आपका ये चीज एसेट तो बन रही है, उस वक्त अगर देखा जाए तो एसेट बन रही है, लेकिन आपने बोला कि यार मैं फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट जनरेट ही नहीं करूंगा, मुझे बेनिफिट ही जनरेट नहीं होगा, तो अल्टीमेटली क्या करेंगे सर? उसको एक्सपेंस आउट कर देंगे, ठीक है ना? एसेट से उसको किधर शिफ्ट करना है? एक्सपेंस करना है, सिंपल, ठीक है? चीज ऑलरेडी आपने क्या करा सर? एक्सपेंस तो अकर हुआ है ना, एक्सपेंस अकर हुआ आपका, ठीक है? लेकिन आपने उसको क्या बोला? मैं लेट्स से मैं फ्यूचर में उसको रियलाइज करूंगा, बेनिफिट मिलेगा, आपने उसको एसेट रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन अब आप उसको बोल रहे हैं सर मैं सिंपल उसको क्या करूं सर? क्लासिफाई कर दूं, एक्सपेंस आउट कर दूं, ठीक है? तो सिर्फ क्लासिफिकेशन का मसला आ रहा है, एक चीज अकर हुई है, ठीक है, एक्सपेंस आउट हो रही है, लेकिन आपने उसको क्या करा सर? उसको एसेट में रिकॉर्ड कर दिया।
क्लियर है यहाँ तक? सर रॉन्ग अमाउंट इन केस ऑफ बैलेंस शीट, सेम इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आइटम, एक्यूरेसी असर्शन होगी। सर बिल्कुल ऐसा ही है, अगर तो रॉन्ग अमाउंट अगर तो बैलेंस शीट में है तो उसके अंदर वैल्यूशन होगी, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस की अगर अमाउंट में डिफरेंस है तो एक्यूरेसी असर्शन हिट हो रही होगी। ठीक है सर, इज देयर एनी आईएफआरएस समरीज अवेलेबल? बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह आईएफआरएस समरीज में इंशाल्लाह या तो जो हमारे टीचर्स हैं जो एमएसए 1 वगैरह पढ़ाते हैं उनसे या तो लेकर मैं आप लोगों को आईएफआरएस समरीज भी गो थ्रू करवा दूंगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। ठीक है सर, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन, सिंस द कंपनी इज एक्सपोज टू फॉरेन एक्सचेंज रिस्क ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंपोर्ट्स। सिंपल है, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये हमारा ओल्ड है, इसमें हमने ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करा था। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। किसी का कोई सवाल तो नहीं है इधर? जो चीज हमने प्रीवियसली पढ़ेगी उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम नई चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स, डिस्पाइट अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन सेल द डेटर बैलेंसेस हैव इंक्रीज्ड, फर्दरमोर द डेटर कलेक्शन। दो दो अब रिस्क फैक्टर है इधर। पहली चीज सर, आपकी सेल्स कम हो रही है लेकिन डेटर के बैलेंसेस आपके बढ़ रहे हैं। सर दूसरा क्या, फर्दर मोर द डेटर कलेक्शन पीरियड हैज इंक्रीज फ्रॉम 1.5 मंथ्स टू 2.5 मंथ्स। ठीक है, दो बातें लिखी, पहली चीज इंक्रीज डिक्रीज का बता दिया, फिर बताया कि सर कलेक्शन पीरियड आपका 1.5 से 2.5 मंथ हो गया। सर किधर कैलकुलेट करा आपने? सर इधर कैलकुलेट मैंने करा है। सर अगर देखेंगे आप इधर कैलकुलेशन, एक्सेल फाइल दिख रही है सबको? एक्सेल फाइल दिख रही है सबको? दोबारा बताएं, एक्सेल फाइल दिख रही है? दिख रही है सर। सर क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बताएंगे मुझे? क्रेडिट डेटर डेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? डेटर डेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सर डेट डिवाइड बाई सेल्स। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 360। बहुत अच्छे, सही है। अगर इसको मंथ्स में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय 30 कर दूंगा, मंथ्स में मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.5 मंथ्स। ठीक है, और अगर 2019 की मैं कैलकुलेट करूं तो 90 डिवाइड बाय 430 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइड बाय 30 करा तो मेरे पास मंथ्स में आंसर आ गया 2.5 मंथ्स। तो मतलब 1.5 महीने से आप 2.5 मंथ्स में आपकी से आपका हो रहा है। तो रिसीवेबल्स आपकी क्या हो रहे हैं सर? रिसीवेबल्स आपके पाइल अप हो रहे हैं। तो द इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल डेज इंडिकेट देयर इज अ रिस्क दैट द प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। सर अब क्या वर्डिंग यूज करेंगे? पहले प्रोविजन प्रोविजन हम बोलते थे, अब क्या वर्डिंग यूज करनी है? एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की वर्डिंग यूज करनी है। अक्सर बच्चे प्रोविजन की वर्डिंग यूज करते हैं, तो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की वर्डिंग यूज करनी है आप लोगों ने। और बैड डेट एक्सपेंस में नॉट बी रिकॉर्डेड और मे बी रिकॉर्डेड विद द रॉन्ग अमाउंट, जैसे हमने ऊपर लिखा था, इधर ऊपर लिखा था ना हमने अभी कि भाई मे बी रिकॉर्डेड विद द रॉन्ग अमाउंट। सिमिलरली इधर हमने लिखा है कि भाई या तो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं होगा या तो रिकॉर्ड हुआ होगा तो गलत अमाउंट से रिकॉर्ड हुआ होगा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है कि जहां एस्टिमेट है वहां कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट या सब्जेक्टिविटी की वजह से हम इनहेरेंट रिस्क फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट रिस्क होगा, ये बात क्यों नहीं लिखी? देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, ये बात आप लिख सकते हैं, ये बात बिल्कुल इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि जहां सब्जेक्टिविटी का मसला है, जहां सब्जेक्टिविटी का मसला है वहां इनहेरेंट रिस्क है। ठीक है, अच्छा, जरूरी नहीं है कि इनहेरेंट रिस्क है तो सिग्निफिकेंट रिस्क होगा, ये बात जरूरी नहीं है कि इनहेरेंट रिस्क होगा तो सिग्निफिकेंट रिस्क होगा, ये बात आप गलत कह रहे हैं। ठीक है, इनहेरेंट रिस्क होगा जहां सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है तो वहां इनहेरेंट रिस्क है, ये बात तो ठीक है। सब सिग्निफिकेंट रिस्क का होना ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं। हाँ, एक जगह पे सिग्निफिकेंट रिस्क जरूरी होता है जहां फ्रॉड इन्वॉल्व होता है। ठीक है, वहां आइजा आपको खुद कहता है आइजा 240 कि अगर तो फ्रॉड की इन्वॉल्वमेंट है तो आप अज्यूम करोगे इधर सिग्निफिकेंट रिस्क है। ठीक है ना, लेकिन इनहेरेंट रिस्क सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है तो सिग्निफिकेंट रिस्क का होना लाजमी नहीं है। सर बिल्कुल, अगर तो प्रोविजन कंप्लीटली रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, वैल्यूशन भी आएगी और कंप्लीटनेस का भी मसला आएगा। ठीक है, लेकिन अगर अगर मैं सिंपली हेड वाइज देखूं, अगर मैं हेड वाइज देखूं इसको, सर अगर मैं अकाउंट रिसीवेबल का हेड देखूं, आपके लाइन आइटम क्या आती है? अगर बैलेंस शीट में लाइन आइटम क्या आती है? अकाउंट रिसीवेबल आता है। ये बात सबको समझ में आ रही है? अकाउंट रिसीवेबल की लाइन आइटम क्या आती है? सर टोटल अकाउंट रिसीवेबल, प्रोविजन कोई अलग अकाउंट हेड नहीं आता। ये बात समझ में आ रही है? प्रोविजन उसी में एडजस्ट होकर आता है। तो अल्टीमेटली अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यूशन हिट हो रही है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि वैल्यूशन, अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यूशन हिट हो रही है। ठीक है,
कंप्लीटनेस आप कह सकते हैं कि कंप्लीटनेस प्रोविजन के एंड से मैं कह सकता हूं, या बैड डेट के एंड से मैं कंप्लीटनेस कह सकता हूं कि बैड डेट कंप्लीटली रिकॉर्ड ही नहीं करा आपने, ठीक है ना, या प्रोविजन की कंप्लीटली रिकॉर्डिंग नहीं हुई। लेकिन अगर अकाउंट रिसीवेबल के एंड से मैं बात करूंगा तो वो वैल्यूएशन असर्शन हिट हो रही है। क्लियर है यहां तक सबको? डिफरेंस बिटवीन इनहेरेंट रिस्क फैक्टर एंड सिग्निफिकेंट रिस्क। देखिए, सिग्निफिकेंट रिस्क जो है ना वो क्या है? सिग्निफिकेंट रिस्क आपकी समझ ले एक लाइन है कि भाई एक होता है आपका लो रिस्क, ठीक है ना, एक होता है आपका हाई रिस्क, ठीक है, एक होता है सिग्निफिकेंट रिस्क, ठीक है। अब आइजा ने क्या बोला है, जब से आइजा 315 जो रिवाइज है उसने बोला कि भाई आप अज्यूम करो एक लाइन है, ठीक है ना, एक लाइन है फ्रॉम लोअर एंड टू हायर एंड। हायर एंड पे जो फॉल करेगी वो सिग्निफिकेंट रिस्क के, लोअर एंड पे जो फॉल करेगी वो लो रिस्क के, जो बीच में फॉल करेगी वो आपका हाई रिस्क आप ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। तो आइजा ने आइजा 315 में रिस्क को इस तरीके से डिफाइन करा कि सिग्निफिकेंट रिस्क वो रिस्क है जो स्पेक्ट्रम के बिल्कुल हायर एंड पर होगा, ठीक है ना। हायर एंड पर होना जरूरी नहीं है कि भाई इनहेरेंट रिस्क है तो हायर एंड पे ही होगा, ठीक है ना, वो हो सकता है कि हाई रिस्क हो, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है, हाई इम्पैक्ट एंड हाई फ्रीक्वेंसी, जिसका इम्पैक्ट भी ज्यादा होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी भी होने की ज्यादा होगी, वो किधर होगा सर? हायर एंड पे फॉल कर रहा होगा। तो जरूरी नहीं है कि सर इनहेरेंट रिस्क और सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व हो, लेकिन हो सकता है उसका इम्पैक्ट कम हो। अगर तो इम्पैक्ट कम होगा तो मतलब सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं होगा, वो हाई रिस्क में फॉल करेगा या फिर लो रिस्क में फॉल करेगा, ठीक है ना। हो सकता है कि आपके रिसीवेबल्स बिल्कुल चुन्नी मुन्नी अमाउंट हो, ठीक है, चुन्नी मुन्नी अमाउंट होगी तो मतलब उसका इम्पैक्ट भी कम होगा, ईसीएल भी कम आएगा, तो सर वो सिग्निफिकेंट रिस्क में फॉल नहीं करेगा, जबकि सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इम्पैक्ट भी देखना जरूरी है, उसकी प्रोबेबिलिटी देखना भी जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। एसपीएम की तरह इसने रिस्क को डिफाइन करा है कि भाई आपका एक स्पेक्ट्रम है, उसको उसके हायर एंड होगा, एक लोअर एंड होगा, ठीक है, बिल्कुल एसपीएम की तरह इसने एक्सप्लेन करा आइजा 315 रिवाइज ने, ठीक है। अगर आप आइजा 315 रिवाइज का मेरा लेक्चर देखेंगे उसमें वो चीज मैंने एक्सप्लेन करी हुई है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? आइजा 300 ये वाली चीज क्लियर हो गई? जवाब दे जल्दी जल्दी। जवाब नहीं आ रहा किसी का भी? क्या वॉइस दोबारा कट हो गई है, क्या हो गया है ये? सर वॉइस कट इशू, नो वॉइस, ठीक है, दोबारा वॉइस ब्रेकिंग हो रही है। आवाज आ रही है? अब क्लियर है? अब ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी इसको एंड करते हैं, फिर नमाज का टाइम भी हो जाएगा हमारा, ठीक है। हमें 2022 का क्वेश्चन भी डिस्कस करना है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, यहाँ आ जाते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स का हमारा हो गया क्लियर है। इन्वेंट्री ऑब्सोलिसेंस पे आ जाते हैं, ठीक है। जो जो हमारी इन्वेंट्री इन हैंड है, पहले हमने क्या पढ़ा था सर? इन्वेंट्री इन ट्रांजिट का, इन्वेंट्री इन ट्रांजिट हमने पढ़ा था। अब कौन सी पढ़ रहे हैं सर? इन्वेंट्री इन हैंड। The inventory in hand has almost remained the same despite a 34% decrease in sales. सेल्स आपकी कम हो रही है, इन्वेंट्री इन हैंड आपके पास उतनी ही पड़ी हुई है। फर्दर मोर, द इन्वेंट्री टर्नओवर रेट हैज इंक्रीज टू 3 months टू एज कंपेयर टू 1.8 months इन द प्रीवियस ईयर। मोर ओवर, सर तीन रिस्क फैक्टर हैं। पहला रिस्क फैक्टर क्या था? इन्वेंट्री इन हैंड आपकी ऑलमोस्ट सेम है लेकिन आपकी सेल्स कम हो रही है, ठीक है। दूसरा रिस्क फैक्टर क्या है? फर्दर मोर द इन्वेंट्री टर्नओवर रेट हैज इंक्रीज टू 3 months। आपका टर्नओवर रेट जो है वो 3 months पे आज चला गया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेट जो आपके डेज हैं वो 3 months पे चले गए, रादर देन 1.8 months जो प्रीवियस ईयर में थे, ठीक है। तीसरा रिस्क फैक्टर, मोर ओवर द कंपनी इज एंगेज इन टेक्नोलॉजिकल आइटम दैट में कॉज रैपिड इन्वेंट्री ऑब्सोलेसेंस। क्लियर है? यहाँ तक तीन रिस्क फैक्टर हमने ढूंढे। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? कंफर्म भी करते रहे, ठीक है। तीन रिस्क फैक्टर है हमारे पास, तीनों रिस्क फैक्टर हमने निकाले। पहला हमने निकाला कि भाई इन्वेंट्री डेज हमारे बढ़ गए, ये मैंने एक्सेल में कैलकुलेट करा हुआ है, ठीक है। 1.85 से आपके किधर चला गया? फिर 3 months पे चला गया, ठीक है, इन्वेंट्री डेज। क्लियर है? तो रिस्क क्या है सर? रिस्क तो हमारा वही है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। सर वही ओल्ड रिस्क है हमारा। देयर इज अ रिस्क दैट द कंपनी में नॉट हैव रिकॉर्डेड सच इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, इट इज अ रिस्क ऑफ वैल्यूएशन अदर्शन। क्लियर है यहाँ तक सबको? सर ये रेशियो का नंबर लिखना होगा सवाल में, सर रेशियो का नंबर आपने ये जरूर बताना होगा, सर ये रिस्क फैक्टर बताना होगा 3 to 1.8 months, क्योंकि रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर जब तक ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा एग्जामिनर को कि भाई क्यों आप कह रहे हैं कि एनआरवी और लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी का रिस्क है? क्योंकि आपके जो इन्वेंट्री डेज हैं
वो आपके बढ़ गए हैं, वो 1.8 मंथ से 3 मंथ पे चला गया। इन्वेंट्री आपकी पहले 1.8 मंथ्स में आपकी इन्वेंट्री कट जाती थी, सेल कर देते थे। अब 3 महीने लगता है आपकी इन्वेंट्री सेल होने में, क्योंकि आपकी जाहिर है इन्वेंट्री पुरानी पड़ी हुई है, पाइलअप हो गई है। अब आपकी इन्वेंट्री की कोई डिमांड नहीं है, लोग दूसरी टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, तो जाहिर है वो इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो रही है। बात समझ में आ रही है सबको? तो ये बताना इंपॉर्टेंट है कि भाई 3 महीने में आप जाके आपकी इन्वेंट्री बिकती है। आवाज आ रही है? कंफर्म करें साथ साथ। क्लियर है यहाँ तक? अब गोइंग कंसर्न पे आ जाते हैं सर। गोइंग कंसर्न में मैंने क्या बताया था सर? रिस्क फैक्टर मल्टीपल होंगे। फॉलोइंग द इश्यूज विच गिव राइज टू द रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न। ठीक है, it is a third consecutive year in which the company is making loss and the revenue has also fallen by 34% as compared to previous year. सर पहली बात कि लगातार तीसरा साल है जिसमें लॉस बना रहे, रेवेन्यू आपके 34% से कम हो गए एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। पहला रीजन। ठीक है, दूसरा मसला, current liabilities exceed the current assets and the current ratio has decreased from 0.9 to 0.87. इधर देखें 0.9 to 0.87 दिख रही है एक्सेल फाइल? एक्सेल फाइल दिख रही है आप लोगों को? करंट रेशियो क्या हो गए सर? करंट रेशियो आपके क्या हो गए दिख रहा है? 0.98 था, फिर 0.87 हो गया। वर्किंग कैपिटल पहले कितना था सर? वर्किंग कैपिटल पहले 3 -3 था, अब कितना हो गया सर? -30 हो गया। तो मतलब आप अपनी लायबिलिटीज पे ऑफ नहीं कर पाएंगे आपके करंट एसेट से। ठीक है सर, creditor days has been increased from 18 to 46 days, which shows that the company is unable to pay its liabilities on a timely basis. याद आ रहा है चीजें? हमने जब पेबल का देखा था, पेबल हमारे बढ़ रहे थे, तो हमने ये चीज आइडेंटिफाई उसी वक्त कर ली थी कि भाई पेबल डेज बढ़ रहे होंगे, कंपनी पे ऑफ नहीं कर पा रही अपनी लायबिलिटीज को। ये बात समझ में आ रही है? सबको क्लियर है यहाँ तक? Company is required to enhance the running finance facility in order to meet the additional working capital requirement. If the running finance facility is not enhanced, company may not be able to run its operations. यहाँ तक क्लियर है सबको? अब रिस्क ड्राफ्ट करें, रिस्क देखें सर। एक सवाल, ये जो है रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का डिस्क्लोजर आता है एफएस, उसमें इंक्रीज लिक्विडिटी रिस्क डिस्क्लोज नहीं होगा। ये रिस्क भी हो सकता है सर, बिल्कुल रिस्क हो सकता है ये वाला रिस्क भी, क्योंकि जाहिर है जब लिक्विडिटी रिस्क आपका बढ़ जाता है तो उसके अंदर भी आईएफआरएस 7 का डिस्क्लोजर का रिस्क आ जाता है। ये मैंने समर 2022 के क्वेश्चन के अंदर रखा हुआ है, उसमें मैं अभी दिखाता हूँ। और ये वाला आईएफआरएस 7 वाला ये बताता हूँ कि आईएफआरएस 7 का डिस्क्लोजर का रिस्क, और इसके अंदर बिल्कुल आ सकता है, इसके अंदर भी आ सकता है। ठीक है, इसके अंदर भी आईएफआरएस 7 डिस्क्लोजर का रिस्क आ सकता है। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी इसके अंदर आपके पास ऑब्वियस रिस्क कितने ज्यादा थे कि आपके पास जस्टिफाइड था कि यार 22 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, अगर आप इसके मार्क्स देखें तो ये मार्क्स कितने मार्क्स है? 22 मार्क्स का। इसके अंदर प्रोसीजर्स की भी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, ऑब्वियस रिस्क ऑलरेडी आपके पास 10 रिस्क है, ऑब्वियस है जो कि, ठीक है, उसके अगर आप प्रोसीजर्स भी लिखेंगे तो 22 मार्क्स आपके उसी में जस्टिफाइड हो जाते हैं। तो आपको इतने दूर तक जाने की, सोचने की जरूरत नहीं थी। हाँ, अगर वो बोलता सर प्योरली रिस्क बताओ, प्रोसीजर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर आप सेगमेंट रिपोर्टिंग भी ऐड करते हैं, फिर आप इसके अलावा आप अपना डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का भी करते हैं, आप इसमें आईएफआरएस 7 का भी ऐड करते हैं, बिल्कुल आ सकता है। आईएफआरएस 7 का भी आ सकता है, इसमें सारे रिस्क आ सकते हैं। लेकिन जब लिखने आपने ये सारे, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी दूर की है, ठीक है ना? तो इसको जब लिखना है जब आपके पास मार्क्स ज्यादा हो, आपको लगे कि यार मेरे पास टाइम ज्यादा है, तो जब आपने ये सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? आवाज आ रही है? ठीक है। Considering the above issues, there is a risk that material uncertainty exists related to going concern but may not adequately disclose in the financial statement. क्या आप लोग going concern का रिस्क इसी तरीके से लिखते हैं? मुझे बताएं, going concern का रिस्क इससे पहले आपने इसी तरीके से लिखा है सवाल में? जब भी आपको गोइंग कंसर्न का रिस्क मिला है, क्या आपने इसी तरीके से ड्राफ्टिंग करी है गोइंग कंसर्न की? इस तरीके से ड्राफ्टिंग नहीं करते, सिर्फ बच्चे लिख के आ जाते हैं देयर इज अ रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न। ठीक है ना? ये चीज लिखना इंपॉर्टेंट है कि भाई आपने डिस्क्लोजर ना दिया होगा, ये मसला है। इट इज अ रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ डिस्क्लोजर असर्शन। मोर ओवर, there is a risk that the going concern assumption may not be appropriate and the company may not have prepared the financials based on breakup basis. It is a risk at FS level, क्योंकि एक पर्टिकुलर assumption का मसला नहीं है, कंप्लीटली आपके सारे FS पे मसला आएगा।
ये बात मैंने कंटिन्यूअसली पिछली लास्ट अटेम्प्ट से आप लोगों को कह रहा हूँ कि आदर्शन लाजमी लिखा करें। सर एक प्रेजेंटेशन भी तो होता है फॉर डिस्क्लोजर, वो भी आदर्शन हो सकता है। सर प्रेजेंटेशन का मसला बिल्कुल आ सकता है, इसमें मैं मुझे थोड़ा सा फिर ऐड ये करना पड़ेगा कि भाई आपने सही से प्रेजेंट नहीं करा, शायद आपने आपने डिस्क्लोज करा लेकिन सही से आपने प्रेजेंट नहीं करा उसको, तो उसमें फिर प्रेजेंटेशन का भी मैं आदर्शन ऐड कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो थोड़ा सा मुझे फिर इधर भी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी पहले। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि आपने, एक तो होता है आपने आपने डिस्क्लोजर ही नहीं डाला, एक बात होती है कि आपने डिस्क्लोजर डाला लेकिन सही नहीं डाला, तो वो फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्लोजर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसके अंदर देखिए हल्के हल्के हमारे रिस्क का पाइल अप हो रहे हैं, अच्छे खासे रिस्क हमने देख लिया। हमने फाइनेंस फैसिलिटी वाला तो बार बार देख रहे हैं, एक्सचेंज रिस्क वाला बार बार देख रहे हैं, वारंटी हमारा ऐड हो गया, इन्वेंट्री इन ट्रांजिट हमने देख लिया, वो पहले भी देखा था, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट हमने ऐड कर लिया। सर एडिक्वेटली का मतलब कुछ बातें बताई हैं कुछ नहीं, तो कंप्लीटनेस ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ बातें आपने बताई या तो कुछ बिल्कुल ही नहीं बताया, या तो आपने कुछ बातें बताई कुछ बातें नहीं बताई। ठीक है ना, या तो आपने, एक होता है प्रेजेंट ही आपने सही से नहीं करा। ठीक है ना, आपने सारी बातें तो बताई लेकिन उसको सही तरीके से आपने प्रेजेंट नहीं करा है, तो वो प्रेजेंटेशन के अंदर भी आ जाएगा, कंप्लीटनेस एंड प्रेजेंटेशन में लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे चलें, समर 2022 का देखें जल्दी से। सर एश्योरेंस टाइप में I-37 एंड सर्विस टाइप में IFRS 15 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहाँ डिफर करता है, क्योंकि प्रोविजन तो दोनों जगह बुक हो रही। सर दोनों जगह बुक नहीं हो रही, देखें आ जाए आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, एक होता है IS-37 क्या कहता है, बोलता है कि भाई लेट से आपने दोहर का टाइम भी हो जाएगा, फिर बस इसको ये मैं वारंटी प्रोविजन का समझाते हैं, फिर हम जल्दी से समर 2022 डिस्कस करेंगे, फिर आप लोग हम सेशन एंड करते हैं। ठीक है, सो लेट से आपकी 1000 की सेल हुई। ठीक है, अब वारंटी प्रोविजन आपने IS-37 कहेगा लेट से 5% वारंटी प्रोविजन रिकॉर्ड कर ले। लेट से अगर कोई क्लेम करने आएगा तो 50 रुपीज की कॉस्ट इनकर होगी आपको वो क्लेम करने में। ठीक है ना, तो आप उसका एक वारंटी प्रोविजन रिकॉर्ड कर लें, एक्सपेंस डेबिट करें और वारंटी प्रोविजन क्रेडिट कर दें। ये कौन कह रहा है सर? ये IS-37 कह रहा है। ठीक है, ये आपने 50 से एंट्री मार दी। ठीक है, सर सर्विस टाइप वारंटी क्या होती है? सर सर्विस टाइप वारंटी ये होती है, लेट्स अगर आप 1000 की सेल्स कर रहे हैं और आप कस्टमर को बोलते हैं कि भाई अगर तो आपने वारंटी एक्सटेंडेड वारंटी लेनी है तो 100 रुपए मुझे एडिशनल दो। ठीक है, टोटल मुझे कितने दोगे आप? सर टोटल मुझे आप कितने दोगे? सर 1100 रुपए मुझे आप टोटल दो, तो मैं आपको 1 साल की और वारंटी दे दूंगा। तो सर ये वारंटी कौन सी हुई? सर सर्विस टाइप वारंटी हुई। सर मैं रिकॉर्डिंग कैसे करूंगा? सर लेट से मैं रिकॉर्डिंग करता हूं, ऐसे करूंगा कि भाई रेवेन्यू फ्रॉम मोटरसाइकिल, अगर मैं मोटरसाइकिल बेच रहा हूं तो मैं बोलूंगा कि भाई 1000 रुपए की मैंने मोटरसाइकिल बेची, और रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटेंडेड वारंटी मैंने कितने की बेची? सर 100 रुपए की एक्सटेंडेड वारंटी बेची। अच्छा, ये नॉमिनल प्राइस में आप बेचते हैं तो फिर वो आप थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है कि आपकी फेयर वैल्यू क्या है। ठीक है ना, उसके हिसाब से आप अपोर्शन करते हैं। तो मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ कि इसकी फेयर वैल्यू 100 रुपए ही होगी, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। IFRS 15 आपने पढ़ा होगा ना, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस की बेसिस पे पोर्शन करते हैं। तो फिलहाल मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ इसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस 100 रुपए ही है। ठीक है, और आप रिसीवेबल बुक कर लेंगे सर 1100 रुपए का। ठीक है ना, तो सिंपल आपने क्या करना होता है, सिंपल आपने रिकॉर्डिंग इस तरीके से करनी होती है। उसमें आप इस तरीके से अलग से रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे कुछ भी। ठीक है, इसके अंदर अलग से रिकॉर्डिंग करते हैं, आपकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कितने की होगी उसके हिसाब से आपने रिकॉर्डिंग करनी होगी। यहां तक बात सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर हो गई बात? ठीक है, आगे चलते हैं। सर समर 2022 का क्वेश्चन देखते हैं। समर 2022 में जो मेजर बच्चों ने गलती करी ना वो इधर करी है। सर ये वाली लाइन पढ़ते हैं, आप लोगों ने क्वेश्चन तो देखा होगा, मैं पूरा क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा। द इंटरनल ऑडिटर्स ऑफ TPL रिपोर्टेड दैट कैश कलेक्टेड फ्रॉम सर्टेन स्मॉल डीलर्स वर नॉट रिकॉर्डेड एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन टाइमली बेसिस एंड दे हैव रिकमेंडेड टू अवॉइड कैश कलेक्शन फ्रॉम डीलर्स। ठीक है, अच्छा इधर ऊपर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई क्रेडिट पे आप लोग माल सेल करते हैं, क्रेडिट के बगैर आप लोग सेल नहीं कर रहे, कैश सेल्स तो नहीं हो रही। ठीक है ना, कैश सेल्स इधर नहीं हो रही, क्रेडिट पे माल सेल होता है। ठीक है, लेकिन जो जब जब पैसे लेने की बारी आती है तो कुछ डीलर्स होते हैं, स्मॉल डीलर्स, वो आपको कैश में पे ऑफ करते हैं, आपको उसके अंदर नहीं करते।
आपको चेक नहीं देते, आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, वो आपको कैश में पे ऑफ कर दे, लेकिन क्रेडिट वो भी लेते हैं। 1 महीने बाद दे, 2 महीने बाद वो आपको पे ऑफ कर दे, लेकिन कैश में करते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यहां तक सबको क्लियर हुआ कि सिनेरियो क्या है, स्टोरी क्या है? स्टोरी कैश सेल्स नहीं है। स्टोरी ये है कि क्रेडिट पे सेल्स हो रही है, लेकिन आपको जब पे ऑफ करते हैं, वो रिसीवेबल अपना पे ऑफ करते हैं, तो वो कैश में पे ऑफ कर रहे होते हैं। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, कुछ बच्चों ने गलती क्या करी सर? कुछ बच्चों ने गलती ये करी कि उसको अज्यूम ये करा कि कैश सेल्स हो रही है, और वो हमने जो प्रीवियस क्लास में कैश सेल्स वाला जो रिस्क लिखा था वही रिस्क लिख दिया। सर इधर मसला क्या है? इधर मसला ये है कि भाई, इधर मसला आप समझे, इधर मसला ये कि देखिए, प्रीवियस क्लास में जो हमने कैश सेल्स का रिस्क पढ़ा था, उसमें ये था कि यार कैश में सेल्स हुई, कैश सेल्स हुई, एंट्री होनी चाहिए थी कि रेवेन्यू क्रेडिट और कैश डेबिट। ठीक है, लेट्स से 100 रुपए से, ठीक है, ये एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी, एंट्री नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, करा क्या सर? 100 रुपए की जो सेल्स हुई थी, वो एम्प्लॉय ने अपनी जेब में डाली और एम्प्लॉय लेके चला गया। ठीक है ना, ये एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी उसने। तो उस क्वेश्चन के अंदर तो ये मसला था। इधर मसला क्या हो रहा है सर? इस क्वेश्चन के अंदर मसला ये है कि पहले तो बुक हो रहा है अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल बुक हुआ और रेवेन्यू भी रिकॉर्ड हुआ। इस क्वेश्चन के अंदर एंट्री रिकॉर्ड हुई है, ये वाली एंट्री रिकॉर्ड हुई है। अच्छा, जब बारी आई डीलर्स को पैसे देने की, रिसीवेबल पे ऑफ करने की, तो उन्होंने रिसीवेबल पे ऑफ करा, तो एंट्री होनी चाहिए थी सर अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, और आपका कैश डेबिट होना चाहिए था 100 रुपए से। लेकिन हुआ क्या कि एम्प्लॉय ने ये वाली एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी, एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी, और एम्प्लॉय ने क्या करा, कैश अपनी जेब में डाला, कैश अपनी जेब में डाला, और कैश जेब में डाल के चला गया। अकाउंट रिसीवेबल क्या है सर? अकाउंट रिसीवेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अकाउंट रिसीवेबल में राइट टू रिसीव ही खत्म हो गया, क्योंकि डीलर ने पे ऑफ कर चुका है। लेकिन स्टिल ये क्या है सर? ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई, तो मतलब ये अभी भी बुक्स के अंदर रिकॉर्डेड है। ये बात समझ में आ रही है? पे ऑफ हो चुका, डीलर पे ऑफ कर चुका, अब आपका राइट टू रिसीव नहीं है, लेकिन स्टिल ये आपकी बुक्स में रिकॉर्डेड आ रहा है। तो इधर रिस्क क्या है सर? रिस्क अकाउंट रिसीवेबल का, कैश का नहीं है। रिस्क अकाउंट रिसीवेबल का है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल है। बच्चों ने क्या करा, जो लास्ट टाइम हमने कैश सेल्स वाला हमने पढ़ा था, बच्चों ने वही एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। देखिए, छोटी सी चीज थी जिससे रिस्क चेंज हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई देखें, फॉर्मेट हमने बनाया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, लेकिन ऐसे अंधाधुंध कॉपी पेस्ट नहीं करना, समझना है रिस्क किधर आ रहा है, किस हेड के अंदर आ रहा है। देखें, कैश तो चला गया ना, अब कैश तो चोरी हो गया, चोरी होने के बाद अब अंडरस्टेटमेंट ऑफ कैश नहीं है। अब क्या होगा सर? एक्सपेंस बुक करोगे, क्योंकि चोरी जब भी हो जाती है तो आप क्या बुक करते हो सर? चोरी की आप एंट्री बुक करोगे, एक्सपेंस बुक कर लोगे, राइट ऑफ करोगे अपने चीज को। खत्म हो गया, कैश तो चला गया ना वो तो। अब आपके पास ना राइट टू रिसीव है, ना आपके पास एग्जिस्ट करता है, आपके पास कुछ है ही नहीं। अब तो अंडरस्टेटमेंट ऑफ कैश का रिस्क ही नहीं है कोई। अब तो एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, क्योंकि वो तो चोरी हो चुका। ठीक है, हाँ, बैड डेट को कह सकते हैं कि सर बैड डेट अंडरस्टेटेड है, क्योंकि एक एम्प्लॉय ने चोरी कर लिया और आपने उसी को एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी। ठीक है, और अकाउंट रिसीवेबल अभी भी ओवर स्टेटेड पड़े हुए हैं। ठीक है ना, कैश तो अब वापसी नहीं आएगा, कैश तो चला गया। ठीक है। अच्छा, रेवेन्यू अकर हुआ और रेवेन्यू तो रिकॉर्ड हुआ है, रेवेन्यू का कोई मसला नहीं है, रेवेन्यू अंडरस्टेटेड नहीं है। लास्ट टाइम क्या मसला था? लास्ट टाइम हमने लिखा था सर रेवेन्यू अकर हुआ है, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो रेवेन्यू अंडरस्टेटेड है। तो रेवेन्यू का इधर मसला नहीं है, इधर मसला क्या है सर? इधर मसला अकाउंट रिसीवेबल की साइड पे आ रहा है, रेवेन्यू की साइड पे मसला नहीं है। क्लियर है ये चीज? बच्चों ने ये गलती करी, मेजोरिटी। ठीक है, बाकी अच्छा, इसके अंदर एक IFRS 7 का डिस्क्लोजर था। देखिए, आप चीज समझे, IFRS 7 के डिस्क्लोजर में आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैंने उसकी ड्राफ्टिंग करी हुई है। अच्छा, TPL हैज इंक्रीज डेटर्स कलेक्शन पीरियड। ठीक है ना, डेटर का कलेक्शन पीरियड उसने क्या कर दिया सर? वो बढ़ गया है, उसने 30 से 60 दिन अपनी क्रेडिट पॉलिसी कर दी है। लेकिन जो इंपोर्ट जब कर रहा है, तो इंपोर्ट करते वक्त उसके कोई क्रेडिट पीरियड नहीं बढ़ा। इंपोर्ट का वही क्रेडिट पीरियड है कि भाई जो उसको जितने क्रेडिट पे मिलता था, उतने ही क्रेडिट पे उसको मोटरसाइकिल मिल रही है। लेकिन इसने क्या करा सर? अपना कलेक्शन पीरियड इंक्रीज कर दिया। तो इससे हुआ क्या सर? इसका क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क बढ़ गया, क्योंकि जाहिर है, जब आप अपने अपने डेटर डेज अपने इंक्रीज कर दोगे, आप बोलोगे कि भाई मुझे भले बाद में पैसे देना, तो आपका वर्किंग कैपिटल क्या हो रहा है सर? वर्किंग कैपिटल आपका बढ़ गया, वर्किंग कैपिटल स्टक हो गया। ये बात समझ में आ रही है? वर्किंग कैपिटल स्टक हो रहा है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है?
जल्दी जल्दी रिप्लाई करें, आवाज आ रही है? वर्किंग कैपिटल स्टक हो रहा है, आपके डेटर डेज बढ़ रहे हैं लेकिन क्रेडिटर डेज नहीं बढ़ रहे, तो मतलब वर्किंग कैपिटल स्टक हो रहा है आपका, जिसकी वजह से क्या आ गया, सिर्फ क्रेडिट रिस्क भी आ गया, लिक्विडिटी रिस्क भी आ गया। इसके ऊपर आईएफआरएस 7 का डिस्क्लोजर होता है। आईएफआरएस 7 का डिस्क्लोजर अगर आप देखेंगे बिल्कुल लास्ट में आपके फाइनेंशियल में आपको दिखेगा, आपने किसी भी कंपनी के, मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप लोगों को दिखा दूंगा या आप लोगों को ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आप लोगों को। तो रिस्क है कि देयर इज अ रिस्क दैट इट माइट नॉट बी एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर द फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट डिस्क्लोजर अंडर IFRS 7. It is a risk of completeness and accuracy of presentation and disclosure assertion. यहाँ तक बात क्लियर है? मैं आप लोगों को डिस्क्लोजर दे दूंगा इसका, तो थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि यार किस तरीके का डिस्क्लोजर होता है। सर प्लीज एक्सप्लेन डिड नॉट गेट IFRS 7 रिस्क। देखिए IFRS 7 के रिस्क, IFRS 7 का रिस्क आपको ज्यादा क्लियर बताऊं कब समझ में आएगा, जब मैं आप लोगों को डिस्क्लोजर दिखाऊंगा। डिस्क्लोजर अगर आपने नहीं देखा ना, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो मैं इंशाल्लाह या तो नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्क्लोजर दिखाता हूँ, या फिर इंशाल्लाह आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा, तो एक वॉइस नोट भेज दूंगा, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, ठीक है। वरना मैं ऐसे समझाऊंगा आप लोगों को, जब तक देखेंगे नहीं डिस्क्लोजर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, होमवर्क क्वेश्चन नोट कर ले। होमवर्क क्वेश्चन विंटर 2022 का होमवर्क क्वेश्चन करना है, सिर्फ और सिर्फ रिस्क लिखने हैं। ये वाली फाइल आप लोगों को दे दूंगा, तो अब ये वाले रिस्क सारे क्या हो जाएंगे सर, ये वाले रिस्क आपके सारे ओल्ड हो जाएंगे। अब जितने भी रिस्क आपको ये वाले मिले, तो आप ओल्ड ओल्ड मेंशन करोगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जो होमवर्क में करा आपने समर 2022 और जो आज हमने क्लास में करा, ये सारे आप क्या है, ओल्ड रिस्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड पे होगी, ठीक है। तो हमारी वीकेंड पर क्लासेस होंगी, जैसे कि हमने शेड्यूल में रखा हुआ है। वीकेंड पर जो मास्टर शेड्यूल है हमारा, उसी को हम फॉलो करेंगे। क्लियर है सबको? और इसी टाइमिंग पर होती रहेगी। किसी का और कोई क्वेश्चन? क्लास एंड करें? सबको नमाज पर भी जाना है, तो क्लास को एंड कर दें। जिसके भी सवाल है वो मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा, ठीक है। हाउ टू कोप अप विद आईएसआई स्टैंडर्ड, जितने भी सवाल है आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मजीद पूछ लीजिएगा, ताकि बच्चों को जिनको नमाज वगैरह पढ़ने जाना है तो वो नमाज पढ़ने जा सके, ठीक है। सेशन को एंड करते हैं, बाकी आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।